नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई और मैं तृप्ति सिंह टॉप 10 के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं मुंबई की कुछ खास खबरों पर। दिवाली पर केंद्र सरकार ने सभी को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए हैं, जिसके बाद अभी आशंका जताई जा रही है कि प्याज के दाम भी सस्ते हो चुके हैं। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब प्याज के दाम भी सस्ते होने की संभावना है। ऐसा इसीलिए क्योंकि केंद्र सरकार 1 लाख टन से ज्यादा प्याज का बफर स्टॉक मार्केट में उतारने जा रही है। इसीलिए प्याज की कीमतों में गिरावट की संभावना है। कुछ दिन पहले प्याज की कीमत 50-60 रुपए प्रति किलो हो गई थी। वहीं मौजूदा समय में प्याज 40 से 45 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कहा जा रहा है कि बफर स्टॉक मार्केट में प्याज उपलब्ध होने से प्याज सस्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने देश भर के प्रमुख बाजारों में अपने बफर स्टॉक में अब तक 1.11 लाख टन प्याज बाजार में उतारा है। नतीजन खुदरा बाजार की कीमतों में 5 से 12 रुपयों प्रति किलो की गिरावट आई है। बफर स्टॉक में प्याज दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, कोची और रायपुर के प्रमुख बाजारों में भेजा गया था। इसके अलावा प्याज को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के स्थानीय बाजारों में भेजा गया। प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है, बफर स्टॉक के जरिए प्याज की कीमतों को स्थिर किया जा रहा है। प्याज की कीमतों को नीचे लाने की केंद्र सरकार की कोशिशों के नतीजे अब सामने आ गए हैं। प्याज के दाम अब पिछले साल के मुकाबले सस्ते हुए हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस प्रमुख सब्जी का औसत अखिल भारतीय खुदरा मूल्य 40.13 रुपए प्रति किलो है, जबकि थोक बाजार में ये 31.15 रुपए प्रति किलो है। 2 नवंबर तक बफर स्टॉक से कुल 1,11,376.17 टन प्याज प्रमुख बाजारों में लाया गया था। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस हस्तक्षेप से अब तक खुदरा कीमतों में 5 से 12 रुपए प्रति किलो की कमी आई है। उदाहरण के लिए दिल्ली में खुदरा प्याज की कीमत 3 नवंबर को गिराकर 44 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो 20 अक्टूबर को 49 रुपए थी। मुंबई में प्याज की कीमत 14 अक्टूबर को 50 रुपए प्रति किलो से घटकर 45 रुपए प्रति किलो हो गई है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। केंद्र सरकार ने कल पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी का ऐलान किया था। उन्होंने आदेश दिया कि सभी राज्य सरकार को पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 से 10 रुपए की कमी करनी चाहिए। लेकिन इस पर संजय राउत ने, शिवसेना के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि उपचुनाव में सरकार हार गई, भाजपा हार गई, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है और इसमें उन्होंने 100 रुपए की बढ़ोतरी कर दी और उसके बाद उन्होंने सिर्फ 5 रुपए, मात्र 5 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है। तो इससे आम जनता को आखिर क्या फायदा? केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने अब निशाना साधा है। राउत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 100 रुपए की बढ़ोतरी की और सिर्फ 5 रुपए कम किया। उन्होंने देश में हुए उपचुनाव में हारने के बाद ईंधन की कीमतों में कमी की है, सिर्फ 5 रुपए कम किए। पेट्रोल 50 रुपए सस्ता करने के लिए क्या बीजेपी को देश भर में मात देनी होगी? ऐसा सवाल शिवसेना नेता संजय राउत ने पूछा है। संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र सरकार की जोरदार आलोचना की है। पोटनिवडणुका हरल्यावर जाग आली। हिमाचलचे मुख्यमंत्री सांगितलं की हिमाचलमध्ये आम्ही का हरलो, तर महागाई आहे। म्हणजे पोटनिवडणुकीच्या पराभवानंतर 5 रुपये कमी झाले। जर आपल्याला 50 रुपये कमी करायचे असतील तर भाजपचा संपूर्ण पराभव करावा लागेल। राउत ने आगे कहा कि पूरे देश में उपचुनाव हार गए, तब जाकर 5 रुपए कम किए गए। महंगाई कम करने के लिए बीजेपी को कितनी बार हराना पड़ेगा? क्या भाजपा को पूरी तरह से हराना होगा? तो क्या फिर कीमतों में 50 रुपए की कमी आएगी? इस तरह के गुस्से वाले सवाल पूछते हुए राउत ने कहा, मुझे लगता है कि ये दिन 2024 के बाद आएंगे। राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने
महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अपना काम कर दिया है। केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत दे दी है। उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी कर दी है, लेकिन अब तक महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने इनके दामों में कमी नहीं की है, तो गलती राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करते ही बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमले शुरू कर दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ठाकरे सरकार ईंधन कर कम करेगी। इस सरकार की इच्छा ऐसे ही दिखाई देती है, इसीलिए मैं आशावादी नहीं हूँ। चंद्रकांत पाटिल ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये प्रतिक्रिया व्यक्त की। कोरोना काल में गठबंधन सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का चेक दिखाया था, वो कहाँ गया? वैक्सीन खरीदने के लिए वो चेक था, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। उसके बाद भी वैक्सीन का खर्च केंद्र ने ही वहन किया। पाटिल ने आगे कहा कि अब उन्हें पेट्रोल डीजल पर जीएसटी कम करना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसे कम नहीं किया, बल्कि वो केंद्र की ओर इशारा करते हैं। अंत में ये केंद्र सरकार थी जिसने इसे कम कर दिया। केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमत में क्रमांक 5 रुपए और 10 रुपए की कमी आएगी। अब महाराष्ट्र को भी टैक्स कम करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार का उत्पाद शुल्क कम करके ईंधन की कीमतों को कम करने का कोई इरादा नहीं है, इसीलिए मैं आशावादी नहीं हूँ। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई में जनवरी से टीकाकरण का अभियान शुरू है। हालांकि कई मौकों पर टीकाकरण की कमी की वजह से टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण बंद कर दिए गए थे लोगों के लिए, लेकिन अब 4 तारीख से 8 तारीख तक टीकाकरण बंद रहेगा। इसका कारण ये नहीं है कि टीका की कमी है, इसका कारण ये है कि कोरोना वायरस और दिवाली के मद्देनजर सभी को दिवाली की छुट्टी दी गई है। इस वजह से 4 तारीख से 8 तारीख तक टीकाकरण केंद्र बंद रहेंगे। बीएमसी ने घोषणा की है कि सभी सरकारी और बीएमसी केंद्रों पर टीकाकरण आज यानी गुरुवार से रविवार 7 नवंबर तक 4 दिनों तक बंद रहेगा। दिवाली त्योहार के मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। 4 और 5 नवंबर दिवाली की छुट्टी है और 6 तारीख को शनिवार और 7 तारीख को रविवार होने के कारण इन 4 दिनों तक टीकाकरण बंद रहेगा। बीएमसी का कहना है कि उनके पास कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। टीकाकरण अभियान सोमवार 8 नवम्बर को फिर से शुरू होगा। इस बीच इससे पहले दिन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 टीकाकरण की गिरती गति पर चिंता व्यक्त करते हुए 30 नवंबर तक पहली खुराक के लिए 100% टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मुंबई में लगभग 99% आबादी का पहला डोज हो गया है और 100% अंक के करीब बहुत जल्दी ही जा सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की खरीद को कम करने का निर्णय लिया है। ये एंटीबॉडी कॉकटेल दवा गंभीर लक्षणों को रोकने में प्रभावी पाई गई, जिससे अस्पताल में भर्ती होने पर कोरोना वायरस रोगियों की मृत्यु हो सकती है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का एक हलफनामा सामने आया है। हालांकि ये हलफनामा उन्होंने 13 अक्टूबर को, ये एफिडेविट उन्होंने 13 अक्टूबर को ही दायर किया था, लेकिन ये बात अब जाकर उजागर हुई है। इस एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि मेरे पास जितने सबूत थे वो सबूत मैंने दे दिया है। इसके अलावा मेरे पास अनिल देशमुख के खिलाफ और कोई सबूत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी ये सवाल उठता है कि परमबीर सिंह आखिर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? परमबीर सिंह आखिर कहां छुपकर बैठे हैं? मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा है कि उनके पास राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप को साझा करने के लिए और कोई सबूत नहीं है। पुलिस के पूर्व आयुक्त सिंह ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कर रहे आयोग के समक्ष हलफनामा दायर करके कहा है कि उनके पास इस मामले में साझा करने के लिए और कोई भी सबूत नहीं है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भारतीय पुलिस सेवा IPS के वरिष्ठ अधिकारी सिंह ने एक पूर्व सुनवाई में न्यायमूर्ति KU चांदीवाल आयोग के समक्ष 13 अक्टूबर को एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि उनके पास कोई और सबूत नहीं है। ये खुलासा ऐसे समय पर सामने आया है जब 2 दिन पहले ही ED द्वारा देशमुख को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई में दिवाली के बाद छठ पूजा का भी एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। हालांकि दिवाली के मौके पर ज्यादा संख्या में लोग गांव जाते हैं, लेकिन अब मुंबई में वापसी के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा 3 स्पेशल ट्रेनें निकाली गई है, जिसके मद्देनजर लोग गांव से मुंबई वापस आ सकते हैं।
रेलवे ने दिवाली के बाद मुंबई वापसी के लिए यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 3 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर के लिए कई स्पेशल ट्रेन 18 और 25 नवंबर को चलाई जाएगी। दूसरी ओर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए उदयपुर से किशनगंज के लिए भी एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन दोनों ओर से एक ट्रिप चलेगी। CPRO PK सिंह ने बताया कि इस ट्रेन में गोरखपुर से फर्स्ट AC का 1, सेकेंड AC के 4, थर्ड AC के 12 कोचों के साथ ही पेंट्री कार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इसके संचालन से यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। दूसरी ओर उन्होंने बताया कि दिवाली में उदयपुर घूमने गए लोगों को वापसी के लिए उदयपुर किशनगंज स्पेशल में आसानी से आरक्षण मिल रहा है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। दिवाली के मौके पर आप जो दिए जलाते हैं, मुंबई में जो दिए जलाए जाते हैं और पूरे देश भर में जो दिए जलाए जाते हैं, क्या आप जानते हैं वो कहां से आते हैं? वो धारावी से आते हैं। जी हाँ, मुंबई का एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी से वो दिए बनते हैं। देश भर में जितने भी दिए आते हैं वो धारावी से ही बनते हैं। ये बात कहां से सामने आई है? मेट्रो मुंबई ने खुद धारावी में जाकर इस बात की पड़ताल की है और देखिए हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कैसे हमने धारावी के दियों के बारे में पता लगाया है। मुंबई का धारावी जितना मशहूर अपने भीड़ और झुग्गी झोपड़पट्टियों के लिए है, उतना ही मशहूर यहाँ के कुम्हारवाड़ा के लिए है, जहाँ लगभग पिछले 150 सालों से यहाँ दिए बनाए जाते हैं और दिवाली में पूरे देश में यहीं से दिए बनकर बेचे जाते हैं। मेट्रो मुंबई के जरिए आइए जानते हैं इस पुराने कुम्हारवाड़े और इनके बने दिए के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र झोटिंग और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। तो देखिए दोस्तों, दिवाली का त्यौहार है, दिवाली का मौसम है और हर जगह पे हर घर में जो है दिए लग रहे हैं। तो ये दिए बनते कहाँ पे? यस, आपने सही पहचाना। हम लोग इस वक्त धारावी में। धारावी काफ़ी चीज़ों के लिए मशहूर है। धारावी मशहूर है अपने लेदर के लिए, धारावी मशहूर है अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए, धारावी मशहूर है अपने दियों के लिए। तो उसी दिया की दुनिया में धारावी में हमने कदम रखा हुआ है। हम सारे दर्शकों को, प्रेक्षकों को बताएंगे कि ये जो दिए है ये खाली धारावी में मिलेंगे, ये खाली कुम्हारवाड़ा में मिलेंगे और लगभग 100 से 150 साल पुराने यहाँ के जो दुकान है, यहाँ पे आपको हर अलग तरीके मिट्टी के जो दिए, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी प्रथा है, जो हमारी संस्कृति है, उस प्रकार के दिए आपको मिलेंगे। तो ये है चौहान सेंटर है। हम चौहान सेंटर के ऑनर से बात करेंगे और उनको पूछेंगे कि सर बताइए कि किस तरह के नए नए दिए 2021 में मिलने वाले हैं। 2021 में नए दिए में बॉक्स दिए बनाया है। अभी दिए भी बनाते हैं तो यूटिलिटीज़ आइटम बनाते हैं। दिए क्या जलाते हैं और बाद में फेंक देते हैं। तो हम लोग ने ऐसे दिए बनाए हैं। वो ड्राई फ्रूट भी आप किसी को गिफ्ट उसमें दे सकते हो, 2 कैंडल भी डाल सकते हो। ये सब ये बॉक्स दिए है तो उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी दे सकते हैं और देने के बाद वो ड्राई फ्रूट निकाल के वो दिए के तौर पे यूज़ करेंगे। घर में पहले बाहर रंगोली के साथ रखेंगे, बाद में घर में भी वो लगेंगे और लाइफ टाइम तक वो दिए घर में रख सकते हैं। सर देखिए, बिल्कुल हमने अलग अलग तरह के दिए ज़रूर देखे, लेकिन एक बजट होता है ना। कोविड के बाद लोगों की जो आर्थिक समस्या है, तो ऐसे बताइए कि ये जो दिया है हर कोई गरीब आदमी जो हमारे घर पे लगा सकता है या सिर्फ अमीरों के लिए दिए है? नहीं, सबके लिए दिए है। ये यहाँ पे 2 रुपया से लेके 500 रुपये नंग के दिए भी है, तो हर तरह के दिए है। तो देखिए, यहाँ पे आप दिए बनाते हो, ये दिए के लिए मशहूर है, लेकिन उसके अलावा एक साल पूरा आप काम करते हो, मिट्टी के बर्तन बनाते हो, मिट्टी के अलग अलग प्रकार के आप वस्तुएं बनाते हो। उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये देखो, दिवाली तो चला गया है, सीजन चला गया है, मकर संक्रांति देखिए आप दिए बेचेंगे, लेकिन बाकी के जो 9 महीने 10 महीने ये घर परिवार चलाने के लिए आप कौन से मिट्टी के या प्रोडक्ट बनाते हो? उसका जवाब मैं बाद में देता हूँ, लेकिन पहले एक बहुत अच्छा बात है कोरोना के सब्जेक्ट में कि यहाँ पे जो भी कस्टमर अभी आए हैं वो बिज़नेस रिलेटेड आए हैं। जो अच्छे लोग धारावी में परचेस करने को आए हैं वो आए नहीं हैं, तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ आप धारावी में आइए, आपको कोरोना जैसा कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे सब गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। कोरोना क्या मालूम, कोरोना का हमारे पे रहम है कि वो गरीब लोगों को और मजदूर लोगों को टच ही नहीं किया है। तो आप लोग भी डरिए मत और हमारे बिजनेस में हमारा साथ देने के लिए आइए बेझिझक। यहाँ पे आपको कुछ लगेगा नहीं कोरोना जैसा है करके। तो सर आपने तो सबको बुलाया है और सब लोग आने वाले हैं, साल भर आएंगे। हाँ। तो देखिए, दिवाली के बाद भी जो आएंगे उनको आप क्या क्या बेचने वाले, क्या क्या बताएंगे उनके बारे में? दिवाली के बाद में टेबल वेयर में हम लोग बनाते हैं, किचन वेयर में बनाते हैं। आपको हर एक तरह का पानी की बॉटल्स है, मटकेस है और बिरयानी हांडी वगैरह बनाते हैं हम लोग।
काफ़ी होटलों में अभी पॉट राइस चल रहा है, जैसे बिरयानी पॉट चलते थे अभी पॉट राइस चल रहा है। आपको सारे बर्तन हमारे पास मिलेंगे और बड़े बड़े आर्किटेक्ट के जो पॉट्स वगैरह अच्छे क्लाइंट के लिए वो भी हमारे पास मिलते हैं। आप खाली हमारा एक बार विजिट करिए, आप हमारे फ़ैन हो जाएंगे सर। जी बिल्कुल। तो अभी आप देख सकते हैं कि होटल जो है वहाँ पे भी ऑथेंटिक डिशेज चलती है, पॉट बिरयानी हुआ या मिट्टी के बर्तन में खाना खाना जो हाइजीनिक भी होता है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो नासिब दिया, साल भर आपके पास कुछ ना कुछ मिलते जाता है। तो धन्यवाद सर मेट्रो मुंबई के टीम के साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो धारावी है बहुत मशहूर है अपने दियों के लिए। अगर आपने अभी तक दिए नहीं है तो अच्छी बात है, अगर दिए आपको लेना है तो आप धारावी ज़रूर आइए। मैं सुरेंद्र जोटिंगे, मेट्रो मुंबई के लिए। एनसीपी नेता नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर कई हमले बोल रहे थे। उन्होंने समीर वानखेड़े पर उनके कपड़ों को लेकर, उनकी जाति को लेकर उन पर कई सवाल उठाए थे। लेकिन अब समीर वानखेड़े की मुश्किलें और बढ़ गई है क्योंकि 2 दलित संगठनों ने उन पर अब इल्जाम लगाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि समीर वानखेड़े ने फर्जी सर्टिफिकेट लेकर ये पद हासिल किया है। इसमें ये क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। 2 दलित संगठनों ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिखाया था। स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी और भीम आर्मी ने वानखेड़े पर सरकारी नौकरी पाने के लिए SC वर्ग में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कुछ दिन पहले नवाब मलिक ने दावा किया था कि समीर वानखेड़े मुसलमान हैं। उन पर अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत भारतीय राजस्व सेवा में प्रवेश करने के लिए हिंदू जाति प्रमाण पत्र बनाने का भी आरोप लगाया गया था। एक ट्वीट में नवाब मलिक ने वानखेड़े के जन्म प्रमाण पत्र की एक पत्री भी साझा की थी, जिससे ये साबित हो सके कि समीर वानखेड़े जन्म से मुसलमान थे। जिसमें वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद के वानखेड़े, जबकि एनसीबी की वेबसाइट के मुताबिक उनके पिता का नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है। समीर वानखेड़े, जिन्हें केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से चुना गया था, उनका जन्म एक ऐसे पिता से हुआ था जो इस्लाम में परिवर्तित हो गया था। इस बीच वानखेड़े ने मलिक के आरोपों का खंडन किया है। न्यूज़ डेस्क, मेट्रो मुंबई। आज दिवाली है, हर जगह पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आपको हर जगह पटाखों की आवाज सुनाई दे रही होगी, लेकिन जरा सावधानी से। अगर आपके बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं तो इस रिपोर्ट में देखिए कैसे पटाखा फोड़ना उन्हें भारी पड़ सकता है, कैसे पटाखा फोड़ना उनकी जिंदगी पे हानि पहुंचा सकता है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में कैसे एक बच्चे की आंखें जल गई सिर्फ पटाखे फोड़ने की वजह से। दिवाली पर बच्चों में पटाखे जलाने का उमंग रहता है, लेकिन खेल खेल में वे ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। हर साल ऐसी खबरें आती है कि पटाखा जलाते हुए बच्चे जख्मी हो जाते हैं या उनकी जान चली जाती है। हालांकि पेरेंट्स को सावधान किया जाता है कि अपनी निगरानी में बच्चों को पटाखे जलाने दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। बच्चे पटाखे जलाते समय असावधानी करते हैं और उनके साथ हादसा हो जाता है। ऐसी ही घटना मुंबई के अंधेरी में हुई। 11 साल का लड़का अपनी गली में दोस्तों के साथ पटाखा जला रहा था। इसी हादसे में उसने अपनी आंखें गंवा दी। मामला मुंबई के अंधेरी के DN नगर इलाके का है। मंगलवार की रात करीब 9 बजे 11 साल का साई दोस्तों के साथ पटाखे जला रहा था। चिंगारी से उसकी बाई आंख और नाक जख्मी हो गई। DN नगर पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लड़के ने पटाखे को आग लगा दी और उसके ऊपर 3 बॉक्स रख दिया। जब कुछ देर इंतजार करने पर धमाका नहीं हुआ तो वो बॉक्स हटाकर देखने गया। लड़के ने जैसे ही 3 बॉक्स हटाए तो तभी ही पटाखा फट गया। धमाके से उड़ी चिंगारी से उसकी आंखें और नाक झुलस गई। न्यूज़ डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो ये थी टॉप 10 बुलेटिन, यानी कि मुंबई की 10 बड़ी खबरें, मुंबई की खास खबरें। और कल मैं फिर आपके सामने ऐसी ही मुंबई की बड़ी खबरों के साथ हाजिर रहूंगी। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आगे के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद।